जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की श्रृंखला में। भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों हम भारत की भूगर्भिक संरचना अर्थात जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का अध्ययन कर रहे थे और यह हमारा इसी कड़ी में तीसरा लेक्चर है। आपको बता दें यह तीसरा और अंतिम लेक्चर भी है, चूँकि हमने इसके पहले पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि पहले और दूसरे पार्ट में विधिवत तौर पर हमने आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का अध्ययन किया हुआ है। आज हम जो शेष बची हुई हमारी जितनी भी चट्टानें हम उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। बात की शुरुआत यहाँ पर होगी अपने पुराण महाकल्प के बाद की चट्टानों के साथ। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक चार्ट देख पा रहे हैं, हम इसके अंतर्गत जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले आद्य महाकल्प यानी कि आर्कियन एरा की या आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं हमने उनका अध्ययन विधिवत तौर पर किया हुआ है। और इसके अलावा पुराण महाकल्प भी आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो पुराण महाकल्प के अंतर्गत हमने कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का अध्ययन अपने पार्ट 2 में किया हुआ है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन पार्टों को देख लीजिए ताकि एक कड़ी आपको मिल जाए, एक सीक्वेंस आपको मिल जाए। इसके अलावा आज जो है अब आप इसमें देख पा रहे हैं द्रविड़ियन महाकल्प है, यानी कि आपका द्रविड़ के बाद में फिर आर्यन महाकल्प आ जाएगा या आर्य महाकल्प। तो जो द्रविड़ महाकल्प है दोस्तों, इसके विषय में हमने आपको पहले भी सूचित किया हुआ था कि द्रविड़ महाकल्प उतना महत्वपूर्ण नहीं है, चूंकि इसकी चट्टानें या इस क्रम की चट्टानें इंडिया में देखने नहीं मिलती हैं। अब चूंकि भारत में बहुत ही रेयर या बहुत कम देखने मिलती हैं या लगभग ना के बराबर देखने मिलती है, यही एक प्रमुख कारण है कि एग्जाम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण नहीं है। और जब हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर उसे पढ़ना भी व्यर्थ ही है। उसे हम पढ़ेंगे पर हम उसे विश्व के अंतर्गत पढ़ेंगे, अर्थात जब हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड या अर्थ तो उस दौरान फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर बात की जाए कि हम इसे कितना जानें, कितना समझें, तो आप इसे कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं। कैम्ब्रियन शक, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और इसके बाद कार्बोनिफेरस लिखा हुआ है, यानी कि कैम्ब्रियन से लेकर के कार्बोनिफेरस। तो जब कभी पूछा जाए कि द्रविड़ महाकल्प की जो चट्टानें हैं या द्रविड़ का जो क्रम है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक रहा है या इनका विकास कब हुआ, तो ये मुख्य तौर पर कैम्ब्रियन से लेकर कार्बोनिफेरस तक इनका विकास हमें देखने मिलता है। ठीक है, ऐसा ही आगे जब हम बात करें कि और क्या इसमें महत्वपूर्ण है, तो इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कभी कि जीवाश्म का अभाव था या नहीं था, जीवाश्म थे या नहीं थे, तो देखिए द्रविड़ महाकल्प के पहले ही यानी कि पुराण महाकल्प में आप जब विंध्यन क्रम को देख रहे थे तो विंध्यन क्रम से हमें कहीं ना कहीं ये देखने मिला था कि हाँ भाई जीवोत्पत्ति देखने मिल चुकी थी, लगभग प्रारंभ एक। तो मतलब आंशिक तौर पर हमें कुछ जगह पर मिल रहा है, कुछ जगह पर नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमें द्रविड़ में भी जीवाश्म देखने मिला। तो इसमें आप कह सकते हैं कि भाई जीवाश्म थे। नेक्स्ट, और आगे इसमें क्या महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि उच्च किस्म का कोयला। एक और फैक्ट आप इसमें नोट कर सकते हैं द्रविड़ महाकल्प के अंतर्गत कि उच्च किस्म का कोयला। अब उच्च किस्म का मतलब क्या हुआ, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का हमें देखने मिलता है। सबसे पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। इसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो एंथ्रेसाइट है। हो सकता है इसका सीक्वेंस आगे पीछे हो गया हो तो आप उसे रीअरेंज कर लीजिएगा, पर हाँ सबसे अच्छी क्वालिटी एंथ्रेसाइट है। तो सबसे उच्च गुणवत्ता का जो कोयला है दोस्तों वो इसी द्रविड़ महाकल्प की चट्टानों में हमें देखने मिलता है। तो आपके 3 फैक्ट यहाँ पर हुए। पहला कि भाई द्रविड़ महाकल्प की चट्टानों का जो विकास का क्रम है वो कब से लेकर कब तक का है, तो यह है आपका कैम्ब्रियन से लेकर के कार्बोनिफेरस तक का। दूसरा, क्या इसमें जीवाश्म थे या नहीं थे, तो हाँ भाई थे। और तीसरा, इसमें कोई अगर प्रमुख खनिज धात्विक अधात्विक से अगर कोई प्रश्न उठता है तो वो कोयला को लेकर के हो सकता है कि कोयला इसमें पाया गया और उच्च क्वालिटी का पाया गया, उच्च गुणवत्ता का, मतलब एंथ्रेसाइट कोयला हमें इसमें देखने मिला। इसके अलावा और यदि हम बात करें तो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा कि इस किस्म का कोयला भारत में कहाँ से देखने मिलता है, तो आंशिक मात्रा में मध्य प्रदेश में और ऐसा ही कुछ मात्रा में आपको JNK वाले सेक्शन में, लद्दाख वाले सेक्शन में भी ये कोयला देखने मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों द्रविड़ महाकल्प के जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आर्यन महाकल्प की। और आर्यन महाकल्प के अंतर्गत आप जैसे इसमें देख पा रहे हैं गोंडवाना समूह, इसके अलावा दक्कन ट्रैप, इसके अलावा आपका टर्शरी और इसके अलावा क्वाटरनरी, तो इन चारों की चर्चा आज हम अब आगे करने जा रहे हैं। द्रविड़ महाकल्प की चट्टानों के उपरांत अब हम चर्चा करते हैं आर्य महाकल्प की चट्टानों की। तो आर्य महाकल्प की चट्टानों के अंतर्गत जो सबसे पहली चट्टान आती है दोस्तों वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो जैसा कि हमने देखा हुआ था कि हमारी जो एक शॉर्ट ट्रिक थी वो थी अधाकु विगोत, यानी कि आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन, फिर इसके बाद टर्सरी और क्वाटरनरी। तो हम अब गोंडवाना को उठा रहे हैं और गोंडवाना के विषय में यदि हम बात करें दोस्तों तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये
कि भाई अगर इसके निर्माण क्रम की बात की जाए कि निर्माण किस काल में हुआ, पहली बात, और दूसरी चीज़ कि किससे हुआ। तो किससे वाली बात में जब हम आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि हर एक चट्टान की पूर्ववर्ती चट्टान ही उसके मतलब अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के उपरांत ही अगले चट्टान के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है। तो आपका ये एक सीक्वेंस क्लियर रहेगा कि भाई अधाकु विगोध, तो वी यानी कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का भी यहाँ पर क्या आपको देखने मिलेगा, निक्षेपण वगैरह देखने मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विंध्यन। देखिए जितनी आपकी चट्टानें जो पहले चली आ रही हैं पूर्ववर्ती, वो सभी आने वाली चट्टान के लिए एक बेस प्रदान करती हैं, यानी कि एक आधार देती हैं। नेक्स्ट बात की जाए गोंडवाना के विषय में, तो गोंडवाना में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पहलू रहने वाला है दोस्तों वो ये है कि गोंडवाना का जो विकास क्रम है वो कब का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने अभी देखा द्रविड़ महाकल्प में हमारे लिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट था कि भाई वहाँ पे उसका जो काल था उसको हमने देखा। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करें तो इसमें आपसे काल को प्रश्न पूछा जाएगा, काल को लेकर के कि कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरैसिक, जो जुरैसिक वाला पीरियड है दोस्तों, कार्बोनिफेरस से लेकर के वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का ही काल है। तो ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन होगा जो आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा यदि बात करें इस चट्टान को लेकर के या इस क्रम की चट्टानों की विशेषता में, तो आपका एक पहलू इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इस समय भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका से टूटने लगा। तो ये बात है जो हम पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि प्रारंभ में आग का गोला ठंडा होना स्टार्ट होना और फिर बीच में पेंजिया, पैंथालासा जो हमने चर्चा करी। अब पेंजिया जो टूटा, अंगारा, गोंडवाना। अब देखिए ये जो है अभी भी अफ्रीका से जुड़ा हुआ है आपका प्रायद्वीपीय भारत इन द सेंस ये पोर्शन, अब ये उससे टूटने लगा है और उसी क्रम मतलब सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो अब जब ये टूटने लगा है आपका, तो उसी के विषय में है कि भाई ये वो समय है जब भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका से टूटने लगा। और इसके पूर्व कौन सा युग है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए हिमयुग है। अब इसके पूर्व हिमयुग आया है, इसके विषय में जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो वो प्राप्त हो रहे हैं ग्लेशियल डिपॉजिट से, यानी कि हिमानीकृत निक्षेप। जो निक्षेप हैं, जो दबे हुए जो हमें मिले हैं जो भी साक्ष्य, वो कैसे हैं, वो हिमानीकृत हैं। तो अगर ग्लेशियल डिपॉजिट है तो वो इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि इसके पहले जो था इस एरिया में हिमयुग। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम जब देखते हैं ये है हमारी पृथ्वी। अब इसमें हमने देखा कि भाई बीचों बीच से क्या है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के और इस पॉइंट ऊपर नीचे में हम देखते हैं तो 90 डिग्री हमें देखने मिला था। इस सब की चर्चा हमने अपने पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर में की हुई है। और आपको बता दें, इसीलिए बार बार जिक्र करते हैं आपसे कि भाई यदि आप आज ही इस लेक्चर से ही वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप सबसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उन वीडियो को देखिए, एक लिंक, एक सीक्वेंस, तब जाकर के यहाँ का कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप हो पाता है। तो देखें खैर, तो भाई भारत जो है अभी वर्तमान में हमें देखने मिल रहा है कि वो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी कि वो यहाँ पर है। अब इस जगह में इंडिया है ज़रूर, लेकिन जब हम इसका इतिहास देखते हैं, हम इसका वो समय उठा करके देखते हैं जब ये यहाँ आ रहा है मूव करके, ये प्लेट जो है इंडियन प्लेट, तो वो जो दौर है वो कहीं ना कहीं आप जब भारत को पाते हैं तो भारत आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने में। यदि हम उस समय की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहले था वो बीचों बीच का एरिया था। फिर इसके बाद में 2 भाग बटे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का भाग है भारत का। मतलब ये है कि भाई भारत कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में है का सीधा सा तात्पर्य यह है कि ये आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों वाले एरिया के निकट, ऊपर का भाग जो है अंगारा वो उत्तरी ध्रुव के निकट है और नीचे का भाग जो है दक्षिण का गोंडवाना वो दक्षिणी ध्रुव के निकट है। तो एक समय आया, एक हिमयुग था आपका, है ना। कैसा युग था वो? हिमयुग था, जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी इस पूरे धरातल पर। तो वहां पे आपके वो जो ग्लेशियल डिपॉजिट है वो देखने मिले। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही हमें इस चीज के साक्ष्य देखने मिले। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा ये कि ये कैसी चट्टानें हैं, तो ये अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी परतदार चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए जीवाश्म का पाया जाना निश्चित तौर पर ये हम पहले से देखते चले आ रहे हैं कि हमें द्रविड़ महाकल्प से जीवाश्मों की उपस्थिति देखने मिल रही है। अब जीवाश्मों में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि भाई कैसे जीवाश्म पाए गए। तो देखिए यहाँ पर मछली पाई गई। मछली का मतलब है कि भाई जलीय जीव पाए गए और रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए गए। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये होने जा रहा है यहाँ पे कि ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये सबसे ज़्यादा हमें देखने मिलेंगी नदी घाटी क्षेत्रों में। तो नदी घाटी क्षेत्रों में आप इनका जब वितरण देखते हैं तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, महानदी, गोदावरी, इन सभी नदी घाटी क्षेत्रों में ये हमें देखने मिल रही है। ये तो हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गोंडवाना क्रम की चट्टानों को लेकर के हमारे भारत का 98%, 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही हमें प्राप्त होता है।
तो देखिए ये सारे जो आपके फैक्ट हैं आप इसे नोट करते चले जाइए और यही फैक्ट आपको एक आधार देंगे इन क्रम की चट्टानों को समझने के लिए। सबसे पहली बात क्या हुई, पहला तो ये कि भाई भारत में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो आपकी कहाँ पर है, नदी घाटी क्षेत्रों में है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत का सर्वाधिक कोयला 98% कोयला कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वो इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त हो रहा है। ये हो गया आपका दूसरा फैक्ट। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि कोयला जो है आपका ये बना कैसे। तो ये जो आपके आखिर कोयला है क्या, एनर्जी का रिसोर्स। और ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है दोस्तों। ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरित हो जाएगी पर वो समाप्त नहीं होगी। अब इस सभी चीज़ों को हमने अपने साइंस वाले सेक्शन में पढ़ा हुआ है, ये सब हमने अपने 10th के लेवल पे अध्ययन किया हुआ है कि ऊर्जा समाप्त नहीं होगी, ऊष्मा आपकी। तो देखिए यहाँ पे जो आपको महत्वपूर्ण पहलू है वो ये देखने मिला कि भाई मछली है, जलीय जीव है, रेंगने वाले जीव हैं, इसके अलावा वनस्पतियां हैं, इसके अलावा वनस्पतियां भी हैं। तो देखिए जब ये हिमयुग आया होगा, अगर हम उसको देखें, हम उस कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो वो जो हिमयुग का समय रहा होगा मतलब वनस्पतियां हैं लेकिन वो वनस्पतियां दब गई। अब आगे चल करके क्या हुआ भाई, आगे चल करके जब ये हिमयुग समाप्त होता है तो वो जो दबी हैं, अब वो दबी हुई चीज़ ही आपकी क्या होती चली जा रही, धीरे 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 धीरे। और साथ में क्या हो रहा है, साथ में देखिए 2-3 प्रोसेस एक साथ चल रही हैं। एक तरफ आपका ये जो लैंड एरिया है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत पेनिसुलर ऑफ इंडिया, ये भी टूट रहा है और ये टूट करके विखंडित होकर के ये किस ओर जा रहा है भाई, ये जा रहा है। अब देखिए इस मैप में आपको नजर आ रहा है कि भाई ऊपर का एरिया ये हो गया आपका अंगारा, नीचे का ये गोंडवाना। अब यहाँ कहीं है भारत, इस वाले पोर्शन से टूट करके यहाँ से मूव करके नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर जाते हुए और ये चला गया इस वाले सेक्शन में। यानी कि अगर हम बात करें कि हमने 0 डिग्री देखा, 90 डिग्री देखा, तो हम एक चीज़ और पाते हैं कि भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा है और सूर्य की सीधी किरणें, लंबवत किरणें कभी भी कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे नहीं जा रही हैं। तो अब वो उष्ण वाले जगह में है। अब उष्ण वाले जगह में है तो चीज़ें अलग होंगी, शीत वाले में थे तो चीज़ें अलग थी। सारे कॉन्सेप्ट एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जब ये एरिया भी आपका यहाँ मूव कर रहा है, साथ में हो क्या रहा है, तो साथ में नदियाँ हैं वो भी क्या कर रही हैं, वो भी निरंतर वनस्पतियों को या इत्यादि जो भी जलीय जीव हैं या सभी कुछ, इनको भी ले जा करके एक किनारे पे पाटती चली जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के यही जो सेडिमेंट्स हैं, यही तो इसे इशारा करते हैं कि धीरे धीरे दबते 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 और जो एनर्जी है वो तो कहीं नहीं जा रही है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ही रहेगी। तो ये जो स्टोर ऊर्जा है आगे चल करके यही तो आपका एक कोयले के रूप में आपको देखने मिल रहा है। और सर्वाधिक कोयला कहाँ पर देखने मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है नदी घाटी क्षेत्रों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलेगा। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ मिलेंगी, वो मिलेंगी नदी घाटी क्षेत्रों में। तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्डअप हो रहे हैं। अब आगे हमें किसका अध्ययन करना है इसमें, तो अब हमें देखना है भाई इनके वितरण को जरूर आप नोट करते चलिए। तो ये सभी फैक्ट आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई इसका जो समय है वो कार्बोनिफेरस जुरैसिक है, कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरैसिक। ऑप्शन पे या तो कार्बोनिफेरस मिल सकता है या जुरैसिक मिल सकता है, कार्बोनिफेरस से जुरैसिक मिल सकता है। सेकंड, कैसी है ये चट्टानें, तो अवसादी चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम की। थर्ड, जीवाश्म की उपस्थिति हाँ है। इसके बाद परतदार भी हैं। नेक्स्ट, इसमें मछली, जलीय जीव और रेंगने वाले जो जीव हैं उनके अवशेष देखने मिलेंगे, स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा वनस्पतियां, ह्यूमस, इनके भी अवशेष इसमें मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, इस समय भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका से टूटने लगा, ये जो बातें हैं हिमयुग वगैरह, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपका भारत का सर्वाधिक 98% कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें सर्वाधिक कहाँ पर मिलती हैं, तो नदी घाटी क्षेत्रों में मिलती हैं। ये भी आपके फैक्ट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसका वितरण इंपॉर्टेंट है। वितरण को लेकर के चर्चा करें तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, सबसे पहले दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा महानदी नदी घाटी क्षेत्र, तीसरा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। इसके अलावा इन्हीं की सहायक नदियाँ। तो अब आप मैप में भी यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका ये क्षेत्र है, आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि महानदी वाला जो ब्लॉक है और दामोदर वाला जो ब्लॉक है और गोदावरी वाला जो ब्लॉक है। जैसे यदि हम बात करें दामोदर नदी घाटी क्षेत्र की दोस्तों, तो छोटा नागपुर के पठार वाले एरिया झारखंड से निकलती हुई ये नदी आपको स्पष्ट नजर आ रही है। साथ में ये जाकर के कहाँ पर मिलती है, तो ये हुगली में मिलती है। देखिए इसका यदि हम प्रारंभ की बात करें तो वास्तव में गंगा नदी का उद्गम हम जानते हैं उत्तराखंड से हुआ है और गंगा नदी ही हमारे इन 5 राज्यों से प्रवाहित होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में चली जाती है और अंततः अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही होती है तो इसकी एक
वितरका मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी, वो एक रिवर, एक धारा इसकी टूट करके अलग हो जाती है और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, जिसे हम हुगली नदी कहते हैं। तो दामोदर नदी जाकर के उस हुगली नदी में अपना जल गिराती है और इस दामोदर नदी का पूरा जो क्षेत्र है, ये जो पूरा झारखंड वाला ये जो बेल्ट है आपका, ये एरिया आपका जो है कहलाएगा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। और यहाँ के जो क्रम की जो गोंडवाना चट्टानें हैं, यहाँ की जो चट्टानें हैं, उनमें आपको देखने मिलेगा मुख्य तौर पर कोयला। अगली बात, ये कोयला किस किस्म का है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बिटुमिनस किस्म का है। कोयले की 4 वैरायटी हमने आपको बताई थी, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इसमें जो है सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट है और ये भारत में बहुत ही रेयर है। इसमें जो क्वालिटी की हम बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा गुणवत्ता में इसमें कमी रहती है बिटुमिनस में, पर बिटुमिनस भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 98%। सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला। बहरहाल आते हैं मुद्दे पे। दूसरा है हमारा कि भाई अब दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में वो क्षेत्र पर्टिकुलर जहाँ पे आपको सर्वाधिक कोयला मिल रहा है या वो चर्चित प्लेस, वो भी पूछे जाते हैं आपके। हालांकि हम इस सभी की चर्चा खनिज वाले सेक्शन में भी एक बार करेंगे, भारत में जो खनिज, और वहाँ पर हम विस्तार पूर्वक करेंगे। अभी फिलहाल आप इसे संक्षिप्त में लिख सकते हैं कि झारखंड का झारिया और बोकारो फेमस क्षेत्र हैं कोयला को लेकर के। नेक्स्ट, महानदी घाटी क्षेत्र। महानदी घाटी क्षेत्र की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर उड़ीसा का तलचर फेमस है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र फेमस है। तो महानदी आपका उड़ीसा वाले सेक्शन पे आपको देखने मिल रही है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र की, तो यहाँ से सिंगरैनी फेमस है, तेलंगाना का सिंगरैनी और मध्य प्रदेश का सिंगरौली। अगला है जो महत्वपूर्ण है, राजमहल महादेव वाला आपका ब्लॉक। और इसके अलावा ना केवल प्रायद्वीपीय भारत बल्कि संपूर्ण भारत की यदि हम बात करते हैं या प्रायद्वीपीय भारत के बाहर की बात करते हैं, तो बाह्य प्रायद्वीपीय भारत में हमें कश्मीर, दार्जिलिंग, असम और सिक्किम वाले ब्लॉक में भी इस क्रम की चट्टानें देखने मिलती हैं और हमें ये कोयला देखने मिलता है, कोयला की प्राप्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया वो ये कि भाई भारत के लगभग नदी घाटी क्षेत्रों में आपको जो चट्टानें देखने मिल रही हैं वो कौन सी हैं, वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के जो प्रमुख क्षेत्र है वो है क्रमशः दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, महानदी नदी घाटी क्षेत्र और इसके अलावा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। इसके अलावा दोस्तों कच्छ और राजस्थान में भी ये पाई जाती हैं। और इस क्रम की चट्टानों में मुख्य तौर पर जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस किस्म का है, जो कि भारत का 98% कोयला इसी किस्म का है, या यही कोयला भारत का 98% प्रदान करती हैं ये चट्टानें। यहाँ पर दोस्तों आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों का वितरण कोयला को लेकर के भी कंप्लीट होता है। और जो महत्वपूर्ण है वो ये कि भाई मान लीजिए कभी अगर राज्यों से प्रश्न बन जाए कि किस राज्य में आपकी इस क्रम की चट्टानें मिल रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जब नदी वाला ब्लॉक पढ़ें तो बस आप इतना देख लें कि भाई दामोदर नदी की जो घाटी है वह किस किस राज्य में है, महानदी की घाटी किस किस राज्य में है। अब जैसे बात करें दामोदर की, तो दामोदर का विस्तार आपको देखने मिलेगा झारखंड, पश्चिम बंगाल। बात की जाए महानदी की, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा वाला ब्लॉक मिल गया। तो आपको इस हिसाब से इसका अध्ययन करना होगा। तो अब आपका जो इस क्रम की चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम की, वो कहाँ कहाँ मिल रही हैं, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब इस हिसाब से आप अपना डाटा एक तैयार करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानों का संपूर्ण डाटा क्लियर होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद आर्यन महाकल्प के ही अंतर्गत आने वाली, या आर्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आने वाली अगली चट्टान है दक्कन ट्रैप की चट्टान। आपको यहाँ पर बता दें कि जहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें अवसादी क्रम की चट्टानें थीं, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारी आर्कियन क्रम की चट्टान है वह इग्नियस थी, और इसके बाद जितनी भी चट्टानें हैं वो आर्कियन के बेस बनने के बाद की ही अपरदन और अपक्षय के बाद निर्मित हुई चट्टानें थीं। तो वो सभी परतदार थी, अवसादी थी, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स थी, जबकि आर्कियन आपका इग्नियस थी, चूंकि वो लावा के ठंडा होने या रक्त तप्त जो हमारी पृथ्वी थी उसके ठंडा होने के उपरांत बनी थी। अब जब दक्कन ट्रैप की हम बात करते हैं दोस्तों, तो दक्कन ट्रैप इन सभी से भिन्न है, यानी कि अभी तक आपने जितनी चट्टानें पढ़ी उन सभी से अलग है दक्कन ट्रैप का निर्माण। तो इसके विषय में हम देखते हैं। दक्कन ट्रैप से जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि भाई दक्कन ट्रैप का निर्माण का जो काल है वो क्या है। तो मेसोजोइक महाकल्प से क्रिटेशियस कल्प, इसको आप लिख लीजिएगा, 2-4 बार इसे रिवाइज कीजिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो मेसोजोइक महाकल्प से लेकर के क्रिटेशियस कल्प के बीच में आपको देखने मिलता है। नेक्स्ट, दक्कन ट्रैप का निर्माण बेसिकली लावा निर्मित चट्टानों से हुआ है, यानी कि लावा का फ्लो हुआ था और उसके बाद दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। नेक्स्ट, ये कैसी चट्टानें हैं, तो डोलोमाइट और बेसाल्टिक चट्टानें हैं। डोलोमाइट भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, बेसाल्टिक चट्टानें और डोलोमाइट चट्टानें हैं। अगली बात यह है कि भाई इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है, और यह मुख्यतः विदर्भ क्षेत्र के ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से इसकी उत्पत्ति हुई है।
तो ये तो बात हुई सारे फैक्चुअल। अब बात ये आती है कि थोड़ी सी चर्चा इसमें कॉन्सेप्ट की करें कि आखिर ये कैसे लावा वाली बात अब यहाँ पर आती है, जबकि अभी तक तो जितनी भी चट्टानें थी वो परतदार चट्टानें देखने मिल रही थी, चूंकि लावा तो हमने सबसे पहले आर्कियन में ही देख लिया था। तो अब इसकी चर्चा यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के तो ये चीज़ें हमें याद रह नहीं पाएंगी। तो बात की जाए दोस्तों यदि कॉन्सेप्ट की, तो वो ये है कि भाई हमने सबसे पहले तो ये देखा हुआ था कि भाई हमें यहाँ पे पेंजिया देखने मिल गया। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा कि ऊपर का भाग आपका कहलाया अंगारा और नीचे का कहलाया गोंडवाना। अब इस गोंडवाना से टूट करके जब भारत अलग होता है दोस्तों, तो भारत जब इस गोंडवाना से जैसे ही टूट रहा है उस अफ्रीका वाले ब्लॉक से, हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत यानी कि इतना एरिया, तो अब टूटेगा कैसे? स्वाभाविक सी बात है कि टूटने का जो क्रम होगा वो ये होगा कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ यानी कि अंदर की कुछ ऐसी विवर्तनिक और भूगर्भिक हलचलें हैं जिसके कारण ये पृथक हो रहे हैं। वास्तव में वहाँ पर हॉट स्पॉट थे यानी कि गर्म रक्त तप्त क्षेत्र। अब देखिए इसे हम कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट यही काम कर रहा है पर समझने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग। वो ये कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी आग में क्या हो रही, भस्म हो रही है। अब ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, आग में तो कोई नहीं बच सकता है, असंभव है कि कोई बच जाए, आग में कौन बचने वाला है। तो वो आप देखेंगे, मान लीजिए कोई आपके पास में एक कपड़ा है, अब वो बड़ा कपड़ा है, आप उसे ऐसे पकड़ करके रखिए बढ़िया ऐसे, और कोई भी एक आग वहाँ पे जला दीजिए, चाहे वो गैस की हो चाहे किसी की भी एक लौ हो, थोड़ा सा तेज हो। अब जब आप उसके ऊपर से उस कपड़े को गुजारेंगे तो आप देखेंगे कि बीच से दरार तो आएगी। तो हॉट स्पॉट ऐसे पृथ्वी पर जो थे वहाँ पर एक तो ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, दूसरा ये है कि अंदर की जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं, जो हलचलें हैं, वो भी इन्हें पृथक करने का काम करती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस एक साथ हो रही थी, उसी क्रम में गोंडवाना क्रम से या गोंडवाना लैंड से टूटता है प्रायद्वीपीय भारत। और जैसे ही प्रायद्वीपीय भारत जब अलग हो रहा होता है तो ये देखिए ज्वालामुखी या लावा का जो बाहर आना है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो ये है कि भाई दरारी उद्वेदन हो यानी कि शांत तरीके से हो, और एक ये है कि बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो करके एकदम ज्वालामुखी ऐसे फट जाए। तो जब ज्वालामुखी फटता है दोस्तों तो वहाँ पर जो लावा जब बाहर आता है तो वो बहुत तेज़ी से आता है, और वो जब तेज़ गति से आता है तो उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी का फटना। लेकिन जब ये कोई भूखंड किसी से अलग हो रहा है, स्वतः अलग हो रहे हैं, तो बीच में जब अलग होंगे तो भाई बीच में दरार तो आएगी ना, स्वाभाविक सी बात है। तो वो जो दरार आ रही है उससे अंदर का कंटेंट अपने आप ही बाहर आता है। अब जब वो अपने आप बाहर आएगा तो वो आराम से चारों तरफ ऐसे फैलते चला जाएगा। तो यही हुआ यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर जो ज्वालामुखी का उद्गार है ज्वालामुखी का, वो दरारी था। दरारी था का मतलब यह है कि दरार पड़ रही थी और धीरे धीरे वहाँ पर ज्वालामुखी का जो लावा है वो बाहर आते चला जा रहा था। तो ये लावा हमें दोनों तरफ देखने मिला। दोनों तरफ का मतलब यह है कि अफ्रीका के उस प्लेस में भी और भारत के इस प्लेस में, दोनों जगहों पर जहाँ से ये भूखंड अलग हुए। अब देखिए ये जो है ये प्रमाणित है, भूगोलविदों ने इस पर अपना एक लंबा समय गुजारा है और उसके बाद ये निष्कर्ष निकल करके आए हैं। क्योंकि वहाँ की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी, वहाँ का क्लाइमेट का जो आपके वेजिटेशन है, वहाँ की जो वनस्पति और यहाँ की जो वनस्पति, वहाँ पर जो जीव वगैरह पाए गए और यहाँ जो जीव वगैरह पाए गए, उन सभी में जो एक समानता देखने मिली। इसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि हाँ भाई ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये वहाँ से अलग हुआ है। अब हम अगले मुद्दे पर आते हैं और वो ये कि पहला तो ये हुआ आपका यहाँ पर कि भाई दो प्रकार से, देखिए चूंकि हम यहाँ पर दक्कन ट्रैप बोल रहे हैं और ट्रैप का मतलब क्या होता है उसे भी आप समझ लीजिए। उम्मीद है आपका ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। जब बात हम ट्रैप की करते हैं दोस्तों, तो ट्रैप वास्तव में कुछ ऐसा होता है, मतलब आपकी एक सीढ़ीदार एक आपका आकृति निर्मित होती चली जाती है, इसे हम कहते हैं ट्रैप। ये जो आकृति है आपका, तो मतलब ये जो जगह है आपका दक्कन ट्रैप, वो कुछ ऐसा ही है कि ज्वालामुखी का जो आपका ये जो लावा है या जो दरारी उद्भेदन है वो एक बार बस नहीं हुआ। वो एक बार हुआ तो मान लीजिए जैसे ये आपका हो गया, सेकेंड बार में दोस्तों इसके ऊपर वाले ब्लॉक पे हो गया या आगे वाले क्षेत्र में हो गया, थर्ड में आपका और आगे हो गया, फोर्थ में और आगे हो गया। तो ऐसे करके जब ये फैलते चला गया ये उद्भेदन, तो वो आपका कहलाया दरारी उद्भेदन ही आपका ट्रैप कहलाया। ये आकृति क्या कहलाई? ट्रैप। ट्रैप का जो एक्चुअल मतलब है वो ये है आपका, अर्थात हम कह सकते हैं कि लावा के प्रवाह का सीढ़ीदार एक आकृति ही ट्रैप कहलाती है। अब ये सीढ़ीदार आकृति एक दफा में तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि लावा का उद्गार यहाँ पर अनेकों बार हुआ और हुआ शांत ही रूप में, मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप में हमें नहीं देखने मिला यहाँ पर लावा का उद्गार। सक्रिय मतलब ज्वालामुखी का फटना नहीं देखने मिला, बल्कि मतलब एक नॉर्मल रूप में हमें यहाँ पर देखने मिलता है, एक सामान्य रूप में। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, पर उसके पहले हम यहाँ अपना एक बेस लेकर के चलते हैं कि पहला तो अफ्रीका से टूटना हुआ,
गोंडवाना लैंड से टूटना हुआ इस प्रायद्वीपीय भारत का। और दूसरा ये कि अब टूट करके ये जा कहाँ रहा है भाई, तो टूट करके ये जा रहा है आपके नॉर्थ ईस्ट की ओर में। और नॉर्थ ईस्ट की ओर में जब ये जाता है तो ये जो यूरेशियन प्लेट है, देखिए ये जो ब्लॉक है ये है आपका अमेरिकन प्लेट यहाँ पर भी, और उसके बाद में आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद में यहाँ आपको देखने मिलता है अंटार्कटिका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और बीचों बीच में अब आपका अफ्रीकन प्लेट आपको देखने मिल रही है। पर यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है दोस्तों, यूरेशियन प्लेट है। और इस यूरेशियन प्लेट में, यूरोप और एशिया प्लेट में इंडियन प्लेट जा करके आपकी टकरा रही है। अब देखिए ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं, यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अपना जो प्रायद्वीपीय भारत है वो तो अब ये है ही कि ये आपकी ऐसी आकृति, अब ये आपका जो भाग है ये कुछ ऐसा था, ये त्रिभुजाकार, फिर धीरे धीरे सेफ आपको देखने मिला। मतलब वर्तमान जो सेफ है ये ऐसा तो था नहीं शुरू से, धीरे धीरे ऐसा सेफ होते चला गया। अब यहाँ पे आपका एक दूसरी प्लेट है। अब ये भाग जब जा करके दोस्तों टकराता है तो सबसे पहले यहाँ पे टकराता है। अब देखिए यही आपका कौन सा एरिया, यही आपका पश्चिम वाला एरिया है जहाँ पर पहले से एक बार आपके लावा का उद्गार हो चुका है। और कैसा उद्भेदन था, तो ये दरारी उद्भेदन था। मतलब दरारें तो पड़ी हुई हैं, क्योंकि क्रैक एक तो पड़ा नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक क्रैक पड़ा होगा, क्रैक वहाँ पर बहुत सारे थे। मतलब अंदर क्रैक है, इस एरिया में यहाँ पर क्रैक ऐसे पड़े हुए थे। अब जब ये जा करके इससे टकराता है तो देखिए किसी भी से जब आपका टक्कर होगी तो अब स्वाभाविक सी बात है भाई वहाँ पर ना इफेक्ट पड़ेगा, ऊपर भी पड़ता है नीचे भी पड़ता है। कहने का मतलब ये है आप जब ऐसे अपने हाथ को ही दीवार पे मारेंगे तो एक तो आपका इफेक्ट इसके बाहरी आवरण पर पड़ेगा जो आपको स्पष्ट नजर आएगा, और एक इंटरनल भी पड़ सकता है। इंटरनल में हो सकता है कुछ टूट फूट हो जाए हड्डी की, मान लीजिए टूट फूट नहीं हो रही, हो सकता है मसल्स में दिक्कत हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी समस्याएं हुई और उसके चलते फिर यहाँ पर फिर से लावा का जो है क्या हुआ, उद्भेदन हुआ, आपका दरारी उद्भेदन हुआ यहाँ पर ज्वालामुखी का। और ये विदर्भ वाले क्षेत्र में धीरे 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 फैलते चला गया। अब जैसे जैसे ये प्लेट टकराती चली जा रही थी, जैसे जैसे ये आपका ऊपर की यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट दोनों आपस में मिल रही थी। चूंकि अभी यहाँ पर आपको ये देखने मिल रहा है कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैप है, ये आपका गैप वाला एरिया है जिसे हमने टैथिस सागर कहा हुआ था। और आगे चल करके इसी टैथिस भूसन्नति पर या टैथिस सागर वाले एरिया में हिमालय की उत्पत्ति देखने मिली। तो जब तक हिमालय की उत्पत्ति हो नहीं गई, जब तक ये सारी प्रोसेस चल रही थी, जब तक ये प्लेटें टकरा रही थी, और आज भी ये प्लेट ऊपर की ओर है, पर अब लगभग बहुत सारा इसका काम हो चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय की भी उत्पत्ति, हिमालय अभी ऊपर की ओर जा रहा है, प्लेट अभी भी वो हो रही है, पर लगभग इसका एक बड़ा एरिया अब एक हो चुका है। अब देखिए हो क्या रहा है, अब चूंकि एक हो चुका है तो अब आपका ये लावा का जो उद्भेदन है वो रुक चुका है, पर एक लंबे समय तक दरारी उद्भेदन होते चला गया। अब जब लावा ऊपर आते चला गया तो एक बार फिर ऊपर, फिर और ऐसे करके एक सीढ़ीदार लावा के प्रवाह का जो रूप हमें देखने मिला, यही हमारा ट्रैप है और इसे हमने नाम दिया दक्कन ट्रैप। अब बात ये आती है कि दक्कन ट्रैप का वितरण। अब देखिए दक्कन ट्रैप के विषय में हमने सबसे पहले तो ये जान लिया कि भाई कैसे आया ये, पॉइंट नंबर 1 हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ। दूसरा समय कौन सा था, तो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प, है ना, ये हो गया आपका। तीसरा लावा निर्मित चट्टानें हैं, अब हमें कभी नहीं भूलेगा। चौथा लावा की ही जो चट्टानें होती हैं दोस्तों, जब ये ठंडी होती हैं, लावा जब ठंडा होता है तो ये आपका इग्नियस रॉक बनता है। इग्नियस का मतलब है कि बेसाल्टिक और डोलोमाइट, डोलोमाइट और बेसाल्ट जो है ये इग्नियस को प्रमाणित करते हैं। तो आपका ये यहाँ पर क्लियर होता है कि भाई यहाँ पर कैसी चट्टानें हैं, तो बेसाल्ट चट्टानें हैं, डोलोमाइट चट्टानें हैं, और रॉक कौन सी हो गई, इग्नियस रॉक हो गई, और किससे निर्मित हुई है, लावा से निर्मित हुई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये क्षेत्र हम जानते हैं ये महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, तो विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन हुआ, ये भी आपका क्लियर होता है। अगला है यहाँ पर 5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ये पूरा, ये जो पूरा एरिया है ये आपका 5 लाख वर्ग किलोमीटर का है दोस्तों, दक्कन ट्रैप का एरिया। नेक्स्ट, इसी वितरण में हम इसे भी कवर करते हैं कि दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस राज्य में है। तो देखिए दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक विस्तार है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का 75 से 80, मतलब दक्कन ट्रैप का 75 से 80% जो भाग है इस 5 लाख में से वो महाराष्ट्र का है। उसके बाद गुजरात का है और मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मालवा मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश का तात्पर्य है इंदौर वाला ब्लॉक, इंदौर, देवास, उज्जैन, ये जो क्षेत्र है आपका, ये सभी इसी दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है। अब अगली बात यह है दोस्तों कि ये जो दक्कन ट्रैप की जो बेसाल्टिक चट्टानें हैं, जब यही चट्टानें या ये लावा जब ठंडा होता है तो चट्टान का रूप धारण कर लेता है। अब वो चट्टान कहलाई बेसाल्टिक चट्टान। अब यही बेसाल्टिक चट्टान में जब पानी पड़ा और इसका टूट फूट हुई, यानी कि जब इसका अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, और धीरे धीरे टूटते फूटते फिर ये मिट्टी के रूप में आ जाती है, और फिर इसके बाद जो मिट्टी निर्मित होती है वो मिट्टी कहलाती है काली मिट्टी।
यही काली मिट्टी दोस्तों, हम इसे कपास के अच्छे उत्पादन के चलते कपासी मिट्टी कहते हैं। इसे चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये दोस्तों कि यह हमारे कृषि के लिए उपयुक्त होती है। हालांकि जलोढ़ मिट्टी भी सबसे ज़्यादा आपके एरिया में पाई गई, पर अगर हम बात करें कि काली मिट्टी का कैसा क्या ग्राफ है तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी मिट्टियों की चर्चा हम भारत के मिट्टी वाले अध्याय में करने वाले हैं, भारत में मिट्टियाँ। और पर अभी फिलहाल हम बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि इस एरिया में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए आपका मिट्टी भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। तो यही है पूरी की पूरी उलझी हुई गुत्थी जिसे हम सुलझा रहे हैं एक एक क्रम में। मतलब जहाँ जहाँ नदी मिलेगी वहाँ वहाँ जलोढ़ मिल गई। काली मिट्टी का क्रम भी आपका क्लियर होगा कि भाई भारत में एक काली मिट्टी का सबसे बड़ा जो आपका ब्लॉक है वो कहाँ देखने मिलने वाला है, इसी दक्कन ट्रैप वाले एरिया में। चूंकि काली मिट्टी इसी लावा के ठंडे होने के बेसाल्ट के उपरांत निर्मित हुई है। अगला ये है कि और क्या महत्वपूर्ण, तो आपका जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, लावा के फ्लो में कहाँ पर जीवाश्म देखने मिलेंगे। मान लीजिए एक तो था भी नहीं, और अगर कुछ रहा भी होगा, कुछ था भी, तो वो बचेगा कैसे। तो वहाँ जीवाश्म तो कुछ मिल ही नहीं सकते हैं। दूसरा, अगर कुछ जीवाश्म मिलते भी हैं तो वो कहाँ पर मिलते हैं, वो मिलते हैं कि ये जो सीढ़ीदार आपकी आकृति है इसके बीच में यदि कुछ फंसा हुआ मिल रहा है तो वो एक अलग मुद्दा है, पर इस पर्टिकुलर लावा वाले जोन में तो असंभव है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि ह्यूमस इसमें नहीं पाया जाता है। ह्यूमस की उपस्थिति बहुत कम, नगण्य, और नाइट्रोजन पोटास की कमी देखने मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों दक्कन ट्रैप की लावा चट्टाने जो हैं, या दक्कन ट्रैप वाला जो ब्लॉक है वो हमारा कंप्लीट होता है। और दक्कन ट्रैप में मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो है वो यही कि इसका जो वितरण है, वितरण आपको कंप्लीट करते हुए ही आगे बढ़ना है। इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इस अध्याय के बाद हम, जैसा कि हमारा ट्रेंड है, हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। अब आगे बात की जाए दक्कन ट्रैप के पश्चात टर्सरी की और क्वाटरनरी की, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आर्य महाकल्प की आगे की चट्टानों के क्रम में दोस्तों अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टर्सरी क्रम की चट्टानें और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। जैसा कि हमने सबसे पहले जो अपना एक चार्ट देखा हुआ था, वो चार्ट अब फिर से हमारे सामने है, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई आर्य महाकल्प के अंतर्गत जो सबसे लास्ट ब्लॉक है उसमें आप दो नाम देखते हैं, तृतीयक जीवकल्प या महाकल्प और एक चतुर्थ। तृतीयक है दोस्तों टर्सरी और चतुर्थ है क्वाटरनरी। आप इस टर्सरी में देखेंगे तो आपको क्रम यहाँ पर देखने मिलता है इयोशीन, ओलिगोशीन, मायोसीन और प्लायोसीन, जबकि अथवा में लगा हुआ है शिवालिक क्रम। तो आपका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भाई इयोशीन, ओलिगोशीन, मायोसीन और जो आपका प्लायोशीन है या निचला प्लायोसीन है यानी कि शिवालिक क्रम, वो आपको मुख्य तौर पर टर्सरी में अध्ययन करना है। शिवालिक यहाँ पर दोस्तों इशारा करता है हिमालय का, कि टर्सरी क्रम में ही हिमालय की उत्पत्ति आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा बात की जाए क्वाटरनरी की यानी कि चतुर्थ की, तो आपका प्लीस्टोसीन या आधुनिक अथवा होलोशीन वाला जो समय है वो आपको देखने मिलता है यहाँ पर क्वाटरनरी में। तो आपको बता दें कि टर्सरी और क्वाटरनरी से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बस टर्सरी और क्वाटरनरी से आपको ये बस याद रखना है कि ये भी सीक्वेंस में है, जिसमें क्रमशः यदि हम बात करें तो अधाकु, विगोद, आर्किन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, और इसके बाद टर्सरी और इसके बाद क्वाटरनरी। बात की जाए कुछ और महत्वपूर्ण जो हमारे लिए हो सकता है टर्सरी से इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि टर्सरी में ही हिमालय का उद्भव देखने मिला, हिमालय का विकास देखने मिला। और टर्सरी क्रम की चट्टानें सर्वाधिक कहाँ पर देखने मिलेंगी, तो हिमालय में। नेक्स्ट जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये टर्सरी को लेकर के, टर्सरी के अंतर्गत 5 शक आते हैं, यथा पैलियोशीन, इयोसीन, ओलिगोशीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इन शकों के अंतर्गत टर्सरी क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। इसी काल में विभिन्न शकों में हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ। नेक्स्ट, गुजरात, असम और राजस्थान के खनिज तेल इयोशीन और ओलिगोसीन काल की संरचना में पाए जाते हैं। तो आप ये वितरण भी देख पा रहे हैं, और साथ में आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न मिला वो ये कि हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी काल में ही देखने मिलती है। अगला है दोस्तों यहाँ पर टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोशीन युग तक की अवधि में हुआ। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा इस अवधि को टर्सरी महाकल्प कहा जा रहा है। भारत के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी काल में भारत ने वर्तमान रूप धारण किया था। यानी कि जो आप भारत ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वास्तव में इसी टर्सरी कल्प में ही आपको देखने मिला। चूंकि हिमालय की उत्पत्ति हो गई, हिमालय आ गया तो ये वर्तमान रूप आ गया, अन्यथा भारत कैसा था, सिर्फ और सिर्फ ये प्रायद्वीपीय वाला ब्लॉक था। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि प्रश्न कैसे बनना है और कॉन्सेप्ट इसका कैसे है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों टर्सरी को लेकर के, वो आप कुछ प्रश्न के रूप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई, तो आप देखेंगे प्लीस्टोसीन युग में यानी कि टर्सरी समूह में। इसके अलावा बात की जाए और क्या महत्वपूर्ण है, तो असम में दिहांग सीरीज हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आपका शिवालिक क्रम हिमालय की। इसके अलावा भारत में किस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, तो टर्सरी क्रम की चट्टानों में असम, गुजरात और राजस्थान के इयोशीन और ओलिगोसीन संरचना में आपका
ये क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ये पेट्रोलियम पाया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं। इसके बाद बात की जाए क्वाटरनरी की, तो क्वाटरनरी का डाटा आपके सामने है। क्वाटरनरी युग की चट्टानों के अंतर्गत या समूह की चट्टानों के अंतर्गत प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान काल होलोशीन के अवसादों को शामिल किया गया है। इसलिए इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला प्लीस्टोसीन क्रम की चट्टानें और दूसरा होलोशीन क्रम की चट्टानें। आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है वो ये कि कश्मीर घाटी का निर्माण सतलज, नर्मदा व ताप्ती घाटियों और गोदावरी कृष्णा घाटियों के ऊपरी घाटियों में जो ओल्डर एलुवियल है यानी कि प्राचीनतम कॉप अर्थात बांगर का निर्माण और सिंधु गंगा कॉप का निर्माण प्लीस्टोसीन कल्प में हुआ था। ध्यातव्य है कि आज भी खादर यानी कि नवीन जलोढ़ का निर्माण जारी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप भली भांति तौर पर नोट डाउन करके इसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि प्रश्न सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है सेकंड जो पैरा है कि कश्मीर घाटी का निर्माण, नर्मदा ताप्ती घाटियों का निर्माण, गोदावरी कृष्णा इनकी घाटियों का निर्माण हमें किस समय पे देखने मिला, तो ये हमें देखने मिला क्वाटरनरी एपोच में, क्वाटरनरी युग में, क्वाटरनरी की चट्टानों के क्रम पे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मतलब हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो तृतीयक महाकल्प है यानी कि टर्सरी है, उसमें हमें हिमालय की उत्पत्ति देखने मिली, और जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं यानी बांगर, खादर, ये जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं इस सभी का हमें जो देखने मिला वो कब देखने मिला, तो वो हमें देखने मिला क्वाटरनरी समय पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका भारत की जो एक भूगर्भिक संरचना है यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपके सारे पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसका आप नोट डाउन कीजिए, बारंबार रिवीजन कीजिए। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।